एवरीवन, सो आज के वीडियो में आप स्टार इफेक्ट कैसे कर सकते हो इसके बारे में जानने वाले हो। आप जानने वाले हो कि एक्सटर्नल फ्लैशेस से आप कैसे काम कर सकते हो, ये भी आप समझ जाओगे। मतलब ऐसे वीडियोस को एक्चुअली पेड वीडियोस हो जाना चाहिए, या फिर बड़े बड़े वर्कशॉप्स जो होते हैं वो इसी वीडियोस के ऊपर होते हैं, जहाँ पे आपके पास हज़ारों रुपए वो लोग ले लेते हैं। पर ये वीडियो में ये सारे सीक्रेट्स रिवील हो चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सको। हम लोग ने एक फ़ोटो वॉक अरेंज किया था। फ़ोटो वॉक में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हमारे साथ आक्शा बीच मलाड में ज्वाइन हुए थे, और वहाँ पे हम लोग ने प्रैक्टिकली ये स्टार इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट करना सिखाया था। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही फोटो वॉक्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक रहिए, इसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बाय द टाइम यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इसी से ही हम लोग का हौसला भी बढ़ता है और बहुत सारे और भी वीडियोस आ भी पाते हैं। तो ये जो फोटो वॉक था, यहाँ पे दोपहर के 3 बजे हम लोग बीच पे चले गए थे। बीच पे दोपहर को 3 बजे आप भी समझते हो कड़कती धूप रहती है। इतनी धूप में जहाँ पे पूरा का पूरा पानी भी जल जाता है, आपकी आंखों से भी अगर आप देखो तो पूरा का पूरा वॉश आउट लगता है। जब आप फोटोज खींच रहे हो एक इंडिविजुअल के जो बीच के एग्जैक्टली आगे खड़ा रहता है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा डार्क दिखता है, क्योंकि पीछे उसके पीछे हार्ड सनलाइट होती है, हार्श सनलाइट होती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड एकदम ब्राइट हो जाता है और सब्जेक्ट एकदम डार्क हो जाता है। और इसीलिए आपको सब्जेक्ट के ऊपर लाइट या फिर कुछ ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिससे सब्जेक्ट का फेस इल्यूमिनेट हो। इल्यूमिनेट हो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट अच्छे से दिख पाए। अभी पीछे का बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्राइट होने की वजह से आपको सबसे पहले आपके कैमरा के अंदर पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से कैमरा सेटिंग्स करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कैमरा का सेटिंग आपने 200 रखा है या 100 रखा है, क्योंकि वो हार्श सनलाइट है तो आपने ISO 100 रख दिया। जो शटर स्पीड है वो करीबन आपने 1/250 रखी, और जो एपर्चर है वो आपने रख दिया f8 या f11 या f16, जिसकी वजह से जो बीच है उसका प्रॉपर एक्सपोजर आ रहा है। पर जब भी आप ये प्रॉपर एक्सपोजर ले रहे हो और आपको लगे कि हाँ बीच तो सही से दिख रहा है पर सब्जेक्ट डार्क हो गया है जो उसके आगे खड़ा है, क्या आप सारे के सारे फोटो सिलहुट्स में लेना चाहते हो? नहीं, राइट। आपको भी चाहिए कि सब्जेक्ट अच्छे से दिखे, और इसीलिए आपको यूज़ करना चाहिए रिफ्लेक्टर्स। आपको आपके पास रिफ्लेक्टर रखना चाहिए। रिफ्लेक्टर का काम होता है कि वो ये लाइट को बाउंस करे, मतलब जो भी पीछे से हार्ड लाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्टर के ऊपर बाउंस होके, क्योंकि रिफ्लेक्टर के ऊपर शाइनी मटेरियल रहता है जो लाइट को बाउंस कर सकता है, और वो बाउंस होके चेहरे के ऊपर आती है। चेहरे के ऊपर आने की वजह से जो सब्जेक्ट का चेहरा है वो एकदम ही ब्राइट दिखता है, और यही कारण है कि आपका सब्जेक्ट सही से दिखता भी है और पीछे का बैकग्राउंड भी अभी अच्छे से दिखता है। हार्ड लाइट में काम कर रहे हो तो देखो, अभी हम लोग रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इनके फेस के ऊपर अभी कुछ भी लाइट नहीं आ रहा था। मेन मिस्टेक जब भी कोई असिस्टेंट को रखते हैं ना, वो ना ऐसे पकड़ के खड़ा रह जाता है। कहने का ये है कि ये इसके ऊपर ऐसे ही आना चाहिए। देखो, अगर ये देखो देखो अभी तक देखो आपको भी ब्राइट फील हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते थे कि इतना इतना ही रख। हाँ, एक ND फिल्टर के साथ हम लोग डाल रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको रिटेन करेंगे और सामने से रिफ्लेक्टर मारेंगे। अगर पीछे का बैकग्राउंड रिटेन हो रहा है और पूरा का पूरा जो उनका बीच है वो दिख रहा है, साथ ही साथ ये डार्क दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पर अभी रिफ्लेक्टर मार रही हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्टर मार रही हूँ, और पीछे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है डार्क दिखता है, वो अभी ब्राइट दिखेगा, और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो भी सही दिखेगा। अभी तो ND फिल्टर अभी हम लोग कर रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइट है उसका आप ज़्यादा डायरेक्शन चेहरे के ऊपर नहीं दे सकते हो। जो भी लाइट बाउंस होती है और जैसे भी होती है वो बस चेहरे पे आ जाती है। और साथ ही साथ जब आप एक्सपोजर कंट्रोल करना चाहते हो तब सब्जेक्ट का फेस फिर भी थोड़ा सा डार्क ज़रूर दिखता है। ये एक माइनस पॉइंट है, पर रिफ्लेक्टर इतना अच्छा काम कर पाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टर्स नहीं है तो आप थर्मोकोल शीट्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थर्मोकोल शीट्स भी एक वाइट ब्राइट लाइट को बाउंस करने के लिए बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। क्योंकि थर्मोकोल एक न्यूट्रल कलर है, एक वाइट एक न्यूट्रल कलर है, और जिसकी वजह से कोई भी कलर कास्ट यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद अगर आपको ये रिफ्लेक्टर्स या थर्मोकोल की झंझट में नहीं पड़ना, या आपका पर्पस जो था वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो आपको एक्सटर्नल लाइट सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे गोडोक्स की 2 लाइट्स यूज़ की थी। एक थी AD100, एक थी AD300। ये 2 लाइट्स यूज़ की थी, और जिसमें हम लोग ने
सबसे पहले जो एक्सपोजर है वो बीच के हिसाब से सेट किया था, जो भी एक्सपोजर था बीच के हिसाब से सेट हो गया था। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डार्क दिख रहा है और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। अभी इसके कैमरा के सेटिंग करने कैसे होते हैं, ये काफ़ी लोगों को बहुत डाउट रहता है कि सेटिंग कैसे कैमरा का करना होता है। हम लोग काम करने जाते हैं तब बहुत तकलीफ़ होता है कि सेटिंग क्या करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो भी कभी ब्राइट हो जाता है, पूरा बैकग्राउंड कभी ब्राइट हो जाता है, ट्राई करने के बाद भी वो डार्क दिखता है। तो क्या करना होता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से कैमरा को सेट कर दो। मतलब अगर पीछे का बैकग्राउंड के हिसाब से अगर यहाँ पे मुझे शटर स्पीड अभी f8 ले रही हूँ और सॉरी शटर स्पीड 100 है और एपर्चर f8 है और ISO 160 पे चल रहा है, तो मैंने ये क्या किया है कि बैकग्राउंड के हिसाब से कैमरा को सेट किया। बैकग्राउंड के हिसाब से कैमरा को सेट करने के बाद एक्सटर्नल फ्लैश आप मार रहे हो। मतलब अभी क्या हुआ, मैंने पहला जो फ़ोटो कैप्चर किया था यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा था कि वो फ़ोटो डार्क दिख रहा था। मतलब बैकग्राउंड तो सही दिख रहा था पर वो जो सब्जेक्ट है वो डार्क दिख रहा था। क्यों डार्क दिख रहा था? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल लाइट है वो आपने कंट्रोल करना कम किया था। इसमें 1/16 था। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग 1/16 पे जब डालते हैं और फोटोग्राफी करते हैं तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा ब्राइट हुआ और जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर दिख रहा था, और इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 1/2 किया। अभी देखो फ़ोटो सही हो गया। यूजुअली जब मैंने स्टार्ट में ये यूज़ करने का ट्राई किया था, मेरा सबसे बड़ा गलती ये होता था कि मैं क्या करती थी कि लाइट के हिसाब से फ़ोटोग्राफी करना चालू कर दिया। मतलब फ़ोटोग्राफी करते वक्त मैंने लाइट को सेट किया, फिर वापस मैं कैमरा सेट कर रही थी, और इसकी वजह से मेरा या तो कभी बैकग्राउंड चल जाता था या तो सब्जेक्ट डार्क आ जाता था। तो अब मैं समझ गई हूँ कि जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से सेट करो ताकि बैकग्राउंड दिख जाए, फिर ऊपर से लाइट को सेट करो। तो लाइट को सेटिंग किया, अभी वो सही दिख रहा है। अगर मैं इसको 1/2 के बदले यहीं से चेंज करके, ये 300 है और ये 100 है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अभी ये खड़ा रह गया ऐसे, अभी ये अगर यहाँ से लाइट जा रहा है तो शैडो भी तो ऊपर जाएगा ना, जो ना हॉरर लाइटिंग हो गया। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये ऊपर से लाइट दे रहे हैं। इसको ब्यूटी लाइट कहते हैं। ब्यूटी लाइट जो हम लोग बोलते हैं, बटरफ्लाई लाइटिंग कहते हैं। इसके ऊपर जो चेहरे के ऊपर से लाइट आता है वो हमेशा अच्छा ही लगता है। या तो आप यहाँ से लाइट दो, ऐसे यहाँ से लाइट दो, ठीक है, एकदम यहाँ से मत लाइट दिया करो। यहाँ से 45 डिग्री पे, 45 डिग्री मतलब ये अगर 0 डिग्री है, ये अगर 0 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, तो बीच में से आपने यहाँ पे लाइट दिया, और ऐसे नहीं, आपने ऐसे लाइट दिया, राइट। और यहाँ से अगर आप लाइट दोगे ऊपर से तो अच्छा ही लगेगा, नीचे से लाइट नहीं देते हैं। यहाँ से ऐसे नहीं। अगर आपको इसके यहाँ पर भी लाइट देना है, मतलब पैर पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना लाइट देना चाहिए। ये पहली लाइट थी AD300, वो सब्जेक्ट के चेहरे के ऊपर आने दी थी। और अगर लगे कि सब्जेक्ट का चेहरा बहुत ब्राइट हो रहा है या डार्क हो रहा है, तो वो जो लाइट थी उसके अंदर कंट्रोलर दिया गया था, जिसमें आप 1/1 पे फुल पावर पे शूट कर सकते हो, 1/2 पे आधे पावर पे, 1/4 पे उससे भी आधे पावर पे। कहने का ये है कि जैसे जैसे आप 1/बाय करते जाते हो, नीचे जाते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो एक्सपोजर है, जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो कम होती जाती है। बस बहुत ही सिंपल हिसाब है। 1/1 से लेके 1/16 तक जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जो चेहरा है अगर वो पहले ब्राइट दिखता था तो अब वो डार्क दिखेगा। कहने का ये है कि बस मैंने वो लाइट को लगा दिया, मैंने अपने कैमरा के ऊपर ट्रिगर लगा दिया और मैंने फ़ोटो कैप्चर कर ली, जिसकी वजह से मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड था वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा था। मतलब एक्सपोजर ब्राइट नहीं हो गया था, एकदम सही दिख रहा था, क्योंकि मैंने अपना कैमरा उसी के हिसाब से सेट किया था। और साथ ही साथ मैंने ये एक्सटर्नल लाइट भी डाल दी, जिसको मैंने कंट्रोलर के पैनल से, उसकी जो इंटेंसिटी की कंट्रोल कर सकती है उसके पैनल से मैंने इसको लाइट को भी कंट्रोल कर दिया था। अगर मुझे लगे कि जो सब्जेक्ट का फेस है उसके दूसरे साइड पे बहुत ज़्यादा शैडो एरिया लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, क्रिएटिव पर्पस के हिसाब से बेस्ट है। पर मुझे अगर ऐसा लगे कि नहीं यार ये शैडो एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने AD300 जो उनकी हाई वोल्टेज की लाइट है उसके सामने AD100 जो उसके आधी से आधी लाइट देती है। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर AD100 पे 100 वाट की लाइट है तो AD200 पे उसकी डबल, AD300 पे उसकी भी डबल, और AD400 पे 200 की डबल। ऐसे जैसे जैसे उसका 100 to 200 to 300 to 400 बढ़ता है, वैसे वैसे उस लाइट की इंटेंसिटी और उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने AD300 को मेन लाइट की तरह सब्जेक्ट के चेहरे के ऊपर आने दिया, और AD100 को उसके शैडोज़ को दबाने के लिए दूसरी लाइट पे रख दिया, जिसकी वजह से मैंने उनकी जो शैडोज़ है वो भी निकाल दिया। तो अभी ये AD100 का पावर, लोग मुझे पूछते हैं कि क्या पावर, ये AD100 का पावर सबसे कम रहता है। AD200 इससे डबल रहता है, AD300 उससे भी ज़्यादा रहता है, AD400 200 से डबल रहता है। ये तो एक कॉमन सेंस है, उसी हिसाब से वो लोग ने वेरिएशन रखा है। अभी यहाँ पे AD100 का हम लोग रख रहे हैं और यहाँ ऊपर AD300 का पावर रख रहे हैं।
और पीछे यहाँ पे एनडी फिल्टर लगा रहे हैं जहाँ पे ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिख भी रहा है और साथ ही साथ सब्जेक्ट जो अभी तक काला दिख रहा था वो पूरा का पूरा उभर के बाहर आ रहा है। जो फॉरेन के फोटोग्राफर्स होते हैं जो बाहर आप देखोगे वो लोग ये ऐसी लाइटिंग कितने सालों से ऐसा यूज़ कर रहे हैं वो लोग। और सबसे मेन बात, अगर मुझे इसमें स्टार इफेक्ट चाहिए तो मैंने यही AD100 की लाइट को सब्जेक्ट के पीछे रख दिया। सब्जेक्ट के पीछे ऐसे उस लाइट को सेट किया कि वो जो लाइट है वो कैमरा की तरफ वो मुड़ती है और कैमरा के लेंस के ऊपर वो लाइट दिख रही है। मतलब कहने का ये है कि आपको लाइट को छुपाना नहीं है, लाइट को कैमरा की तरफ लेके जाना है। अगर वो कैमरा की तरफ मुड़ेगी तभी जाके तो वो कैमरा को दिख पाएगी, राइट। और जैसे ही वो लाइट दिखती है आपको आपके एपर्चर को f22 रखना है। माइंड यू ये सबसे मेन कैमरा सेटिंग है कि आपने आपके एपर्चर को f22 रखा। जैसे ही आप अपने कैमरा में f22 रखते हो आपका जो डायाफ्राम है आपके लेंस का वो एकदम ही नैरो हो जाता है। बहुत ज़्यादा डायाफ्राम नैरो हो जाने की वजह से जो पीछे का इफ़ेक्ट था, जो लाइट आ रही थी वो पूरी की पूरी नैरो हो जाती है। जैसे कि अगर आप सन को देखोगे अपनी नॉर्मल आँखों से और जैसे ही सन को ऐसे करके देखोगे ना तब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा सन एकदम स्टार की तरह हो जाता है। आपको लगता है जैसे कोई किरणें चमक रही है, वैसे ही आपकी वो जो लाइट है वो किरणों की तरह चमकने लगती है, तो आपको स्टार जैसा इफेक्ट आता है। और आपका जो कैमरा है वो भी, आपका जो डायाफ्राम है वो एकदम ही नैरो हो जाता है, वो आपकी आंखों की तरह एकदम ही छोटा सा हो जाता है। और आपको जैसे आपकी आंखों से स्टार इफेक्ट दिखता है वैसे ही आपके कैमरा को भी लाइट एकदम स्टार की तरह, सूरज की किरणों की तरह दिखता है। एग्जैक्टली सब्जेक्ट के पीछे वो लाइट को रख के और सब्जेक्ट की मेन लाइट को रख के आप बहुत अच्छे खासे फ़ोटोज़ ले सकते हो। और ये जो फ़ोटो है वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। यहाँ पे आपको स्टार इफेक्ट मिलता है। ये जो रहेगा वो आपके फ्रेम में आना चाहिए और ये सन की तरह काम करेगा। हाँ तो तुम एपर्चर नैरो करेंगे ना वो स्टार इफेक्ट वो एकदम जैसे सन का आया है। पता है वो कपल के बीच में से वो स्टार आता है तो ये वाला फ्लैश कपल के पीछे रख देने का, दोनों के कपल के बीच में से, और ऐसा स्टार इफेक्ट आने देना। देखो ऐसा कह रही थी, ये जो स्टार इफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टार इफेक्ट दिख रहा है। अभी अगर ऐसे ही सिचुएशन में अगर आप रिफ्लेक्टर भी साथ में यूज़ करोगे तो, क्योंकि क्या होता है आपने यहाँ से लाइट डाला, यहाँ से स्टार इफेक्ट डाला, पर यहाँ पे तो डार्क लग रहा है ना उनका चेहरा, वो थोड़ा सा अननेचुरल नहीं लगता। वो कितनी बार आप देखते हो कि उसका चेहरा अननेचुरल तो लग रहा था, ऐसे कैसे लाइट सामने से आ रहा है बीच पीछे है बराबर। तो इसके लिए यहाँ से फिर आप रिफ्लेक्टर मार दो तो ये वाला लाइट का बाउंस यहाँ ये वाला रिफ्लेक्टर पे होगा और पीछे से स्टार इफेक्ट भी आएगा। देखो हम लोग जो अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं ना वो गलत टाइमिंग पे शूट कर रहे हैं और इसके वजह से आप गलत टाइमिंग में भी प्रॉपर सन का इफेक्ट पा सकते हो। वो वाला लाइट अगर वहाँ पर है, मैंने यहाँ से ये रिफ्लेक्टर डाला तो ये यहाँ से बाउंस होगा, साथ ही साथ शुभम पीछे जाके स्टार इफेक्ट करो, देखो। पर अभी भी थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है। पता है क्यों अननेचुरल लग रहा है? एक सेकंड, स्माइल स्माइल, क्योंकि इतना हार्ड लाइट है ना कि अजीब लग रहा है। अगर यही लाइट के ऊपर हम लोग डिफ्यूज़र लगाएंगे अभी हाँ अभी इसके ऊपर हम लोग डिफ्यूज़र सॉफ्ट बॉक्स वगैरह लगाएंगे, मॉडिफायर रहेगा तो चेहरे के ऊपर एकदम सॉफ्ट लाइट आएगा, ठीक है। साथ ही साथ पीछे से स्टार इफेक्ट आएगा और पूरा का पूरा पिक्चर जो हम लोग फैशन शूट वगैरह देखते हैं उसमें बहुत यूज़ होता है। प्री वेडिंग में भी अगर ट्रेल गाउन पहना है, पीछे से सन इफेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बार ये यूज़ किया हुआ है मैंने। अभी क्या हो रहा था कि हम लोग जब अभी फोटोग्राफी कर रहे थे ना तो चेहरा बहुत ही अननेचुरल लग रहा था, मतलब देखने को इतना भी खास मज़ा आ नहीं रहा था। अभी आप यहाँ पे खड़े रहो, अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स लगा दिया या ऑक्टा बॉक्स लगा दिया, ठीक है, गोल है ये पूरा। अभी इसमें क्या होगा कि चेहरे के ऊपर ऐसा लाइट आएगा जो सॉफ्ट हो। ये काफ़ी फोटोग्राफर्स बहुत बार हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, पर कहने का ये है कि डायरेक्शन भी वैसा होना चाहिए। अगर आप सामने से मारो तो एकदम फ्लैट फोटोग्राफी लगती है, एकदम ट्रेडिशनल। अगर आप जो है फ्रेम के सामने यहाँ से मारोगे तो क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे डाल देते, जैसे इसने भी यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे रख देते। आप कट लाइट नहीं मार रहे हो, आप डायरेक्ट लाइट मार रहे हो, आप डायरेक्ट सामने कैमरा के ऊपर मार रहे हो, कट लाइट नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जैसे कि सन सूरज अगर पीछे से उग रहा है तो कैसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। देखो ये 0 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सेंटर में लाइट आना चाहिए यहाँ पे। ये एकदम प्रॉपर मेजरमेंट होता है। कहीं से भी अपने हिसाब से लाइट डालने से बेहतर है थोड़ा मेजरमेंट के साथ चलो। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, उसके बीच का 45 डिग्री तो सबसे बेस्ट लाइटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर से ऐसे डाला, लोग ऐसा ऊपर कर देते हैं, फिर आधा लाइट तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे उसको टिल्ट करके चेहरे पे आने दिया और यहाँ से ये लाइट मारा। देखो ये देखो जितना वो दूर गया उतना स्टार बढ़ गया,
देखो जितना वो दूर गया उतना स्टार बढ़ गया। ओके ट्रेल गाउन लगा ना, लंबा गाउन, वो यहाँ पे लंबा गाउन लग दिया, उसके चेहरे पे कपल पे आ रहा है और पीछे से स्टार इफेक्ट। आप ये फैशन शूट्स में जो हाई फाई शूट्स होते हैं ना, मतलब हाई फंडू शूट्स होते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो। आप यही लाइटिंग का जो है वो आप प्री वेडिंग शूट्स में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे लड़की ने ट्रेल गाउन पहना है और पीछे से स्टार इफेक्ट आ रहा है। बहुत सारी जगह पे ये आप स्टार इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि ये जो सारे लाइटिंग इक्विपमेंट्स आप लेते हो उसके ऊपर बहुत सारे मॉडिफायर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स रहता है या एक अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सॉफ्ट बॉक्सेस क्या होते हैं, ऑक्टा बॉक्सेस क्या होते हैं, डिफ्यूज़र्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट करें। अगर मैक्सिमम कमेंट्स आए तो हम श्योरली उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप ये सारी फ़ोटोग्राफी ट्राई कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे टैग करके शेयर भी कर सकते हो। आपको ये फ़ोटो कैप्चर करनी है, हमें टैग करना है। अगर आपकी फ़ोटोज़ हमें पसंद आए और आप अगर हमारी वीडियो से इंस्पायर हुए हो तो हम आपको यही फ़ोटोज़ हमारी स्टोरी सेक्शन में शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा बहुत सारा नॉलेज चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारा फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी डिटेल्स आप इस नंबर पे ले सकते हो। एंड अगर आप अगले फ़ोटो वॉक में आने चाहते हो सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं या फिर ये वाला जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके फ़ोटो वॉक के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। ये फ़ोटो वॉक पेड वर्कशॉप है, पेड फ़ोटो वॉक रहेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको माइंड में रखें। ये एक फ्री वर्कशॉप नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून।